अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर जर्नलिस्ट हसनात मलिक, और हमें ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पर वजाहत मसूद साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार। आज सहाफ़ी प्रोग्राम का आगाज़ आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन के हवाले से ही करेंगे, और उसके बाद फिर हम यकीनी तौर पे जो बका की जंग एक शुरू है सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में, उसमें बहुत तेज़ी आ गई है, उस पर भी बात होगी। और फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से 14 मई के हवाले से आज बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को जो बता दिया गया है कि 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सकते, ये सब कैसे बताया गया, इस पर भी बात होगी। मगर पहले बात करते हैं आज़ादी सहाफ़त की, आज़ादी राय की। मुख्तसर ये कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं आज़ादी सहाफ़त के हवाले से, आलमी तंजीम जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक साल 2022 में 55 सहाफ़ी और 4 मीडिया वर्कर मारे गए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में पाकिस्तान 157 से 150वें दर्जे पर आ गया, यानी थोड़ी बेहतरी हुई। फ्रीडम नेटवर्क रिपोर्ट मई 2022 से पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर हमलों में 63% इजाफा हुआ है और 140 वाक़यात हुए हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट IFJ की रिपोर्ट के मुताबिक दौरान मुलाजमत जाँ बहक पाकिस्तानी सहाफ़ियों में हसनैन शाह, ज़ियाउर रहमान फारूकी, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद यूनुस और सदफ नईम शामिल हैं। पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ को कीनिया में कत्ल किया गया। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। यूँ तो पाकिस्तान में सहाफ़ियों के साथ माजी में भी बहुत कुछ होता रहा, मगर इस वक्त सबसे संगीन और सबसे हालिया तरीन जो वाक़या है वो है सीनियर जर्नलिस्ट अरशद शरीफ के कत्ल का, जिसके बारे में कुछ क्लू नहीं मिल रहा, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट के 5 मुअज़्ज़ज़ जजेस ने बाकायदा इस मामले का सो मोटो नोटिस दिया और वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत दाखिला, पुलिस से, FIA से रिपोर्टें भी तलब की, मगर फिर वही हुआ, यानी कि कुछ नहीं। तो हसनात मलिक साहब, आपसे ही आगाज़ करते हैं। ये अरशद शरीफ का मामला जो बड़ा ही एक संगीन मामला था, जिन हालात में बज़ाहिर वो पाकिस्तान छोड़कर गए और बाद में बहुत सारी मालूमात सामने आई कि उनको भी मजबूर किया गया, उनके ख़िलाफ़ तसलसल से कुछ FIRें काटी गई और वो बज़ाहिर अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान से गए थे, और फिर वही हुआ जिसका डर था। तो सुप्रीम कोर्ट में जो केस लगा है उसकी क्या सूरत हाल है, और आपके ख्याल में क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कुछ कर सकती है, कुछ ऐसा कि जिससे अरशद शरीफ के कातलों तक पहुंचा जा सके? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तब मामला उठाया जब फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई और उसमें काफ़ी मटेरियल आया। उसके बाद कहा गया कि FIR दर्ज करें। FIR जो फैमिली चाह रही थी वो FIR नहीं दर्ज हुई, कोई और FIR जो रियासत की तरफ से हुई। फिर जो है वो ऐसा लगा कि जो उस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के बाद इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ यानी कीनियन अथॉरिटीज़, UAE अथॉरिटीज़, उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया और बिल्कुल वो रिलेक्टेंट है, अभी तक वो कोई जवाब नहीं दे रहे। यहाँ जो मामला थे कि जी FIR जो उनकी हुई हैं, अब जो रिपोर्ट ताज़ा हुई जमा, उसमें ये कहा गया कि जी वो लोग कहते हैं हमने खुद ही FIR अरशद शरीफ साहब के खिलाफ कराई थी, हमें किसी ने कहा नहीं था। और ये पहली फैक्ट फाइंडिंग में शायद ये बात उसके बरक्स थी। उसके बरक्स थी और फिर बाद में वो तस्दीक हो गई होगी, ये मामला हो गया। पहली फैक्ट फाइंडिंग में कहा गया था कि कुछ और इदारों के कहने पे, एहलकारों के कहने पे FIR दर्ज कराई लेकिन गई। अभी जो इतलात ये आ रही हैं कि एक आदमी जिसने वो रिपोर्ट पढ़ी थी, उन्होंने ये कहा कि जी वो उन्होंने बिल्कुल कह दिया कि जी हम जो है वो हमें खुद जो है हमने किया है सब कुछ और हम किसी के प्रॉक्सी नहीं है। तो अब ये सिर्फ उसकी स्टेटमेंट है। अब इसके अलावा जो इधर से अरशद शरीफ गए बाहर, वो थ्रेट आपको भी पता है उस वक्त पेशावर से आया था और उस वक्त KP में जो हुकूमत थी वो PTI की थी। तो अरशद शरीफ साहब को भी एक तरीके से भेजा गया यहाँ से, और जो हालात बने बड़ी अनफॉर्चुनेट है जो हालात हैं। मगर बहरहाल ये तमाम हकायक तो किसी तहकीक या कमीशन की तहकीकात के जरिए सामने आ सकते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने इस पर कहा कि जी हम कमीशन बनाएंगे अब इस मामले। लेकिन उनको ये कहे हुए भी कितना अरसा बीत गया। देखिए, वो मसला ये है कि जब आए शौकत सिद्दीकी फैमिली की तरफ से वकील बन, उन्होंने कहा जी कि आप सुप्रीम कोर्ट हमारा केस ख़राब ना करें, हम नीचे जाएंगे और नीचे से हमें ट्रायल स्टार्ट हो और ये मामला हो। अब सुप्रीम कोर्ट उस पर जो है वो थोड़ी सी हैरान परेशान होगी।
वो जो वकील थे वो कहते थे कि जी सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं है कि ये केस अपनी बका के लिए या किसी और चीज़ के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। हम समझते हैं कि लीगली हम नीचे से जाएं तो ऊपर ठीक है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ना देखें और फैक्ट फाइंडिंग की बुनियाद पे जो चीज़ें आई हैं वो भी अब उस पर जो है वो जब नई चीज़ें आ रही हैं तो वो उन चीज़ों को भी डिनायर आ रहा है, उन चीज़ों का जो फैक्ट फाइंडिंग में आई हैं। तो ये बेहतर है कि आप नीचे हमें जाने दें। खैर उसके बाद वो मामला ख़त्म हो गया, जो है वो टेकअप ही नहीं हुआ, तकरीबन महीना हो गया। महीना हो गया उसके। वजह मसूद साहब, ये बड़ी ही बदकिस्मती की बात है कि इतने हाई प्रोफाइल मर्डर होते हैं, सुप्रीम कोर्ट उनका नोटिस देती है और फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट की फाइलों में दब जाता है। आप कैसे देख रहे हैं? इससे पहले अहमद मीर का मामला भी सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के कमीशन ने उसकी तहकीकात की थी, वो रिपोर्ट आज तक मंजरेआम पे नहीं आई। अब की बार सुप्रीम कोर्ट ने जो अरशद शरीफ के मामले के ऊपर नोटिस लिया है, तो क्या तवक्कुआत हैं बतौर एक जर्नलिस्ट आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से? जैसे उमर चीमा साहब की रिपोर्ट नहीं आई, जैसे शहजाद साहब के बारे में हकायक मालूम नहीं हो सके, जैसे अहमद नूरानी की पिटाई करने वाले, अफसार आलम को गोली मारने वाले, मती भाई और खुद आपको जिस तरह से आपके साथ जो सलूक किया गया, मेरा ये ख्याल है कि कानूनी बात तो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब यकीनन बेहतर जानते होंगे, लेकिन नीचे वाली अदालत तो क्या खुद सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक शहरी होते हुए मेरी ये राय है कि जिस मुल्क में इक़्तिदार के मतवाजी जो चश्मे मौजूद हों, और कम से कम एक खातून करीमा बलोच कनाडा में, अगर मैं गलती नहीं करता, बहुत पुरस्कार हालात में मौत का शिकार हुई, कम से कम एक साहब यूरोप में, और एक साहब बच गए कि उनके उनके कत्ल वाला जो जो साहब थे जिनके साथ को मामला हुआ था वो पकड़े गए। उस सूरत में हम ये कैसे मान लें कि अरशद शरीफ वाला मामला जो है वो इतना ही है जितना विकिपीडिया से आई, जितना हमें नजर आ रहा है? मेरी राय में ये मामला उससे गंभीर है। मेरी राय में पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम इंसाफ, निज़ाम सियासत और गवर्नेंस के होते हुए मैं इसमें किसी पेशरफ की कोई तवक्को नहीं रखता। मुझे मैं समझता हूँ कि ये मामला सबसे पेचीदा है जितना किसी ऐसे मुल्क में होता है जहाँ नॉर्मल रिट ऑफ द लॉ, रिट ऑफ द स्टेट ठीक। मौजूद होती। तो ये मामला तो बड़े सलीके से कोई जुर्म ऐसा नहीं होता जिसमें शवाहिद जो है वो मौजूद ना हो, मौजूद ना और हो। जिसके जिसके जहाँ जिसके असल हकायक तक पहुंचा नहीं जा सके। पहुंचा नहीं ये जा जो सके जी वजाद साहब, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि रेट ऑफ द स्टेट कायम करना ये तो स्टेट का, हुकूमत का काम होता है, अदालतों का, जजों का काम तो नहीं होता। तो आपको क्या फ़र्क दिखता है इमरान खान की हुकूमत में और शहबाज शरीफ की हुकूमत में, जहाँ तक सहाफ़ियों पर हमलों, तशद्दुद और उनके कत्ल का ताल्लुक है और उनकी तहकीकात के हवाले से? देखिए, बिल्कुल सादा सी बात है। मैं जिस तरह से इमरान खान साहब की हुकूमत में कौन क्या कर रहा था उसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं रखता। मैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के बाखबर होने के बारे में भी पुरुमीद नहीं हूँ। मैं इस बात को सही नहीं समझता कि इमरान रियाज और दूसरे जमील फारूकी इस तरह से ये इसके इसके सिग्नेचर बन जाता है ना, फिंगरप्रिंट्स बन जाते हैं खास तरीके से मामले को हैंडल करने के। जब एक ही शख्स पे एक से ज्यादा वक्त में जैसे अभी हसनात भाई जिक्र कर रहे थे कि कुछ लोगों ने कहा कि जी हम किसी की प्रॉक्सी नहीं है। अरे भाई, उनकी मत तो नहीं मारी गई ना कि वो बता देंगे वो किसकी प्रॉक्सी है। वो तो यही कहेंगे ना कि हम मान अवर ओन आए हैं। लेकिन इस मुल्क के 22 करोड़ लोग तो अदालत में से आम शहरी बन के नहीं पहुंचते, और पहुंचे तो उनकी सुनवाई नहीं होती। ये हर अहद में ये 10-12 चुनिंदा हस्तियां कौन हैं जो आम शहरी बन के पहुंचती हैं, और किसी एक शख्स के खिलाफ एक ही दिन में जो है, जैसे मीर शकीलुर रहमान पे 100 केस हो गए थे, आपको याद होगा 2014 में। या फिर जैसे इमरान रियाज पे जो है वो दर्जन भर से ज्यादा जो है वो मुकदमात बना दिए गए। इट हैज अ पैटर्न, इसका डिजाइन है, और इसके पीछे जो है
आपने बजा फरमाया कि स्टेट की रिट बहाल करना तो अदालतों का काम नहीं है ना। तो साहब हम भी तो यही अर्ज करते हैं कि असल बहरान ही ये है कि ये वाकई अदालतों का काम नहीं है, ठीक है। लेकिन लड़ाई में भी उन्हें जो है वो फिर खुद को मुलव्वस नहीं करना चाहिए। फिर जिनकी लड़ाई है वो सियासी गुफ्तों की है, वो अवाम के हक के हुक्मरानी की है, तो उस लड़ाई को ऑर्गेनिकली नामियाती तौर पे आगे बढ़ने दिया जाए, उसको उसमें चलें, ठीक, ये बात आपकी सही है कि जब हाथियों की लड़ाई होती है तो उसमें फिर घास मसली जाती है। अब हमारे सामने हामद मीर कमीशन की रिपोर्ट का मामला है। अगर शहबाज शरीफ हुकूमत चाहती और चाहे तो वो किसी वक्त उसे जारी कर सकती है, नहीं की जा रही। सहाफ़ी हयातुल्लाह कमीशन की रिपोर्ट भी वजारत दाखिला के खुफिया खानों में पड़ी है, उसको भी मंजराम पे नहीं लाया जा रहा। अब अहमद नूरानी का मामला है, अफसार आलम का, उमर चीमा का, असद तूर का और दीगर हमलों का मामला है। तवक्को तो यही थी कि शहबाज शरीफ की हुकूमत आएगी या इमरान खान की हुकूमत जाएगी तो कम कुछ तब्दीली आएगी, मगर लगता ये है कि शायद ना तो इमरान खान की हुकूमत कभी रही है और ना ही शहबाज शरीफ की हुकूमत है, इसलिए ये मामला वो पुलिस भी और ये तफ्तीश पूरी तरह नहीं कर पाती। बिल्कुल तो सही फरमाया। जी, एक छोटी सी हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम चलते हैं जो बड़े इदारों की लड़ाई है, और शायद यही वो लड़ाई है जिसके बीच सहाफ़ियों का नुकसान हो जाता है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कुछ देर पहले वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने नदीम मलिक को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि अगर पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में बका की जंग होगी तो फिर अपनी बका के लिए हर इदारे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और उन्होंने इस बात का भी इशारा दिया कि अगर जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैं उनको पब्लिक अकाउंट कमेटी में तलब किया गया है 16 मई के लिए, तो फिर वो पेश ना हुए तो फिर अगर वजारत दाखिला को पब्लिक अकाउंट कमेटी ने उन्हें पेश करने का हुक्म दिया तो वजारत दाखिला उस हुक्म को बजा लाएगी। अब मालूम नहीं ये कैसे पेश होगा। यकीनी तौर पे जब वज़ीर दाखिला ये बात करते हैं तो ये एक वाज़े तौर पे थ्रेट है और ख़बरदार भी किया जा रहा है कि गिरफ्तार करके भी रजिस्ट्रार को पेश किया जा सकता है पब्लिक अकाउंट कमेटी या पार्लियामेंट के सामने। तो ऐसी सूरत में जब इदारे एक दूसरे के आमने सामने हैं, पार्लियामेंट के अंदर आज फिर कुछ बड़ी ही दबंग किस्म की तकारीर हुई। इनको आप धमकी कह लें, खदशात का इजहार कह लें या अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार सियासतदान कह लें, कुछ भी कह लें, सुनते हैं ये सियासतदान पार्लियामेंट में क्या कह रहे हैं। स्पीकर साहब हमसे पूछे बगैर ये रिकॉर्ड नहीं दे सकते। एक कमेटी ऑफ द हाउस बनाएं जो इस मामले को डिबेट करे और यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब को बुलाया जाए और वो ये बताएं कि क्यों उन्होंने ये रिकॉर्ड मांगा है। सारे हाउस की कमेटी बना दें कि जो ये इन्वेस्टिगेट करे कि जस्टिस मुनीर से लेके रीसेंट पास तक जो है या इस वक्त जो हाल है प्रेजेंट जो है उसमें आइन के साथ क्या क्या हो रहा है, क्या डिस्टॉर्शंस की जा रही हैं। दो अदारे आमने सामने हैं, ये पहली दफा नहीं हुआ। ये अदारा जो है इसके सामने कभी बंदूक वाला अदारा और आज हथौड़े वाला अदारा है। पब्लिक अकाउंट कमेटी के सरबराह नूर आलम खान जो पीटीआई के और अपोजिशन से उनका ताल्लुक है और था, उन्होंने भी आज पार्लियामेंट में अपनी पुरानी बात दोहराई रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। 16 मई को 2023 को सर 10 साल का इन्होंने ऑडिट नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2010-11 से लेकर 2021-22 तक सर 16 मई को 2023 को 1:30 पे सर हमने पब्लिक जो सुप्रीम कोर्ट के प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर हैं उनको बुला लिया है सर। चीफ जस्टिस हो, जजेस हो, उनको कितनी सैलरीज, रिटायरमेंट, प्लॉट्स और इसका भी रिकॉर्ड हमने सर मांग लिया है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे बात ये की है। मैं चाहता हूँ कि ये हाउस और स्पीकर साहब आप हमारे साथ इसमें खड़े हों। उसी के साथ जनाब साकिब निसार साहब जो साबिका चीफ जस्टिस हैं उनको भी, क्योंकि मोमन डैम और बादशाह डैम के पैसे हैं उसकी उन्होंने अमाउंट डिक्लेयर वो बताई नहीं है पाकिस्तान की ना ऑडिटर जनरल ऑफिस के साथ
ना सर वो यहाँ पे वो हुए, तो उसके भी हमने रिकॉर्ड मांगा है। सनात मलिक साहब, वैसे तो जो नूर आलम खान साहब हैं उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले किए हैं, सू मोटो भी ले लिया एक दफ़ा, और तैयबा गुल, मोहतरमा तैयबा गुल को जो हरासा करने का मामला था, और जिनके इस तरह की कानूनी सरगर्मियों के ऊपर बहुत से सवाल उठाए जा सकते हैं, और ऑब्वियसली वो उनका डोमेन नहीं है, उसमें भी नूर आलम साहब जो करते हैं। ये जो मामला है वो ये कह रहे हैं कि 10 साल से ऑडिट नहीं कराया। उनकी मुराद यही है कि शायद रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट 10 साल से पेश ही नहीं हुआ पब्लिक अकाउंट कमेटी में। और ये वो अरसा है, आपको याद होगा 2012 में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने वो हुक्म दिया था रजिस्ट्रार को, बल्कि एक बेंच भी बन गया था जिसने अबूरी हुक्म के जरिए रोक दिया था रजिस्ट्रार को सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट फुल में कोर्ट पेश। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे भी उन्होंने यानी ये फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि हम रजिस्ट्रार को नहीं भेजेंगे जी। तो अब वो नूर आलम साहब, ऐसी कौन सी मालूमात हैं जो उनको ऑडिटर जनरल से नहीं मिल सकती? अब जहाँ तक वो डैम फंड का ताल्लुक है, उसकी मालूमात जो हैं वो वेबसाइट पे पड़ी हैं, और जहाँ तक मुराद का ताल्लुक है तनख्वाहों का और दूसरी फैसिलिटीज़ का, वो मालूमात लॉ मिनिस्ट्री में है और नोटिफिकेशन के ज़रिए हैं। तो ये रजिस्ट्रार को तलब करने वाली बात है। ये कोई आइनी और कानूनी मामला है या फिर वाकई ये वो मालूमात हैं जो सिर्फ रजिस्ट्रार ही दे सकता है? देखें मतीउल्लाह जान, पार्लियामेंट की बालादस्ती का इसमें इशू लगता है। देखें माजरत के साथ पार्लियामेंट की बालादस्ती, जब इस्टेब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट एक पेज पे थी तो पार्लियामेंट कुछ भी नहीं कर पा रही थी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। अब मसला ये आया है, और मैंने तो 12 साल में पहली दफ़ा देखा है कि इस्टेब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट का एक सेक्शन कहें जो इस वक्त लीड कर रहा है वो एक पेज पे नहीं है, और इस वजह से इसकी जो है इसका बेनिफिट मिल रहा है, या जो भी कहें पार्लियामेंट को, कि वो उसमें वो जो है वो खड़े हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट, और उन्हें अंदाज़ा है कि चीफ जस्टिस 8-7 की सुप्रीम कोर्ट में डिवाइड भी है, और ये भी मामला है चीफ जस्टिस के पास हालांकि लामुतना ही इख्तियारात हैं, और वो उनकी ख्वाहिश भी होगी, लेकिन मेरा ख्याल है वो भी अब कोशिश जो है वो करेंगे कि जहाँ उनका पुराना एक रिश्ता रहा है उस इदारे का, सुप्रीम कोर्ट का माजी में, जिन उनके साथ पहले ठीक किया जाए। इनको तो हम फिर नबर आजमा, यानी इनको निबड़ लेंगे, पहले वो वहाँ मामला ठीक करें, तो वहाँ उनकी जब ठीक हो जाएंगे तो ये भी फिर खामोश हो जाएंगे। फिर आपको पार्लिमानी कमेटी 3 घंटे के नोटिस पे जैसे अतर मिनल्ला को सुप्रीम कोर्ट और आमिर फारूक को चीफ जस्टिस बना देगी, और कोई और मामला देखें 2 जूनियर जज भी लग जाएंगे, और मामला भी अटॉर्नी जनरल भी उनकी मर्जी का आ जाएगा। तो असल जो मामलात हैं वो सबको पता है कि इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट और चीफ जस्टिस साहब वो एक पेज पे नहीं है, और वो असल में उसका हो रहा है। तो आपके ख्याल में पार्लियामेंट और जो सुप्रीम कोर्ट के दरमियान जो भी कशीदगी है, तो इसमें कोई पार्लियामेंट की बालादस्ती का मामला नहीं है? देखिए ये माजरत के साथ असूली तौर पे और आईनी तौर पे क्या रजिस्ट्रार को पब्लिक अकाउंट कमेटी में नहीं पेश? ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जिस दिन वहाँ मामला ठीक होंगे, वजाहत साहब भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, फिर वहाँ ये चीज़ें फिर वो दब जाएंगी। क्या फिर उस तरह चीज़ें चलेंगी? क्या वो स्टैंड फिर जो है वो सीनियरिटी पे जजेस की अपॉइंटमेंट होगी वहाँ PSC? अब मामला ये है कि असूलन जो है रजिस्ट्रार को होना चाहिए, आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आ रहे थे। इफ्तिखार चौधरी के दौर में नहीं आया, उससे पहले आते रहे। फिर माजरत के साथ अब जो है गो के PTI पब्लिक की सपोर्ट जो है वो है, लेकिन जो असल पावर जहाँ से जजेस को एक सपोर्ट मिलती थी और पार्लियामेंटेरियन जो हैं जिन पे उन पे एक डेटरस दबाव होता था, वो अब इस दफ़ा नहीं है। उसका एडवांटेज इनको मिल रहा है। बाकी जहाँ तक चीफ जस्टिस साहब ने ये तकारीर मांगी है कि जी पार्लियामेंट में जो तकारीर हुई हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से सुप्रीम कोर्ट कैसे तलब कर सकती है? जुडिशियल ऑर्डर तो हो तो चले, वो भी मेरा ख्याल है उस पर भी देखना चाहिए कि क्या जुडिशियल ऑर्डर। हम अता तारड़ साहब को रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें उन्हें कॉल भी जा रही है, तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर वो सुनेंगे तो हमें ज़रूर अटेंड करें। हम 5 मिनट उनके भी चाहिए, क्योंकि आज तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो तहरीरी तौर पे एक दरख्वास्त दायर की गई है, और अब मुज़ाकरात का मामला तहरीक इंसाफ जो है वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट में ले गई है। हम कोशिश कर रहे हैं, अता तारड़ साहब का भी मौक़िफ़ लेते हैं। वजाद मसूद साहब, आपको कैसे लग रहा है कि अचानक मुज़ाकरात के बीच तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से पहली तो ये इस्तदा किया कि 14 मई को इलेक्शन ज़रूर करवाएं। अब वो 10 दिन में क्या इलेक्शन होंगे? 14 मई को फंड्स भी नहीं मिले, मगर क्या ये तहरीक इंसाफ तंज कर रही है सुप्रीम कोर्ट पे,
या वाकई इस्तदा कर रही है कि इलेक्शन करा दिए जाएँ 14 मई को। और साथ ही वो कह रहे हैं कि ये इलेक्शन, हमारा जो मुतालबा है कि जुलाई में इलेक्शन हो जाने चाहिए सेकंड वीक में, वो हुकूमत मान नहीं रही। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में पढ़ना चाहिए? नहीं पढ़ना चाहिए। भाई हसनात ने बहुत वाजे और दो टोक राय देते हुए फरमाया कि मैं भी उनसे इत्तेफाक करूंगा। मैं इत्तेफाक करता हूं जुज़वी तौर पे। ग्राउंड रियलिटी तो वही है जो हमारे भाई हसनात ने बयान फरमा दी है। लेकिन मैं समझता हूं कि मिलिट्री साइंस का बहुत सादा सा असूल है ठीक है। कि जब अच्छा एक वजाद साहब, ज्यादा मैं माजरत चाहता हूँ, हमें अता तारिर साहब ने ज्वाइन किए हैं, उनकी हम मौक़िफ़ ले लें क्योंकि वो एक फ़रीक हैं सारे मामले में। तो अता तारिर साहब बहुत शुक्रिया। अब मुझे ये बताएं कि मुज़ाकरात आपके और पीटीआई के क्या नाकाम हो गए हैं, और क्या सुप्रीम कोर्ट में जो पीटीआई गई है तो इससे आप क्या हम मतलब लें कि मुज़ाकरात अब नहीं हो रहे? बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब। देखिए, हम तो एक मुस्बत फ्रेम ऑफ माइंड से बैठे थे और इस उम्मीद के साथ कि इस मुल्क की खातिर इस मुल्क में एक सियासी कंसेंसस डेवलप किया जाए, अपने तमाम तर मुखालफतों को, डिफरेंसेस को भुला के। बट अब ऑब्वियसली एक फरीक सुप्रीम कोर्ट गया है तो उनको चाहिए था कि पहले बैठ के बात को अपनी पाए तकमील तक पहुंचाते और उसके बाद जो है वो किसी और तरफ जाते। और देखिए, एक बात पे तो इत्तेफाक राय हो गया था कि मुल्क में इंतखाबात चारों सूबों में और कौमी असेंबली में एक ही दिन होने हैं। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था इस मुल्क में सियासी जमातों के लिए भी, इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, कि तमाम सियासी जमातों ने एक ही दिन में पूरे मुल्क में इंतखाबात पर इत्तेफाक कर लिया। अब ऑब्वियसली कुछ चीजें हैं कि जिन पे इत्तेफाक राय कायम ना हो सका, और मुझे लगता है कि यही वजह है कि तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। और हम तो ये भी समझते हैं कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के तहत नहीं हो रहे थे, ये तो ऑलरेडी पॉलिटिशियंस ने, सियासतदानों ने एक इनिशिएटिव लिया था और ये बात सुप्रीम कोर्ट पर भी वाजे की थी कि हम आपस में खुद बैठना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमें डिक्टेट या हमें ये हिदायत ना दे, क्योंकि सियासतदान इस मुल्क में आपस में बैठते रहे भी हैं। मगर अता तारिर साहब, अभी तो आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमें डिक्टेट ना करे, मगर आप लोग ही भागे भागे सुप्रीम कोर्ट गए थे जब एक शहरी ने दरख्वास्त डाली थी, और ये उसी दरख्वास्त पे मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ था। जी बिल्कुल ठीक है। हम ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के एहतराम में वहां पे गए थे और उनको भी ये बात वाजे की थी कि हम आपस में बैठना चाहते हैं, मगर हम आपस में हमें बैठना चाहिए हिदायत के बगैर। तो हम बिल्कुल गए थे और सुप्रीम कोर्ट जाते भी रहेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट खुद डिवाइडेड है, खुद तनाजात का शिकार है, उनके फैसले मुतनाज़ा हैं। चलें फिर, आप सुप्रीम कोर्ट में इत्तेफाक पैदा करने के लिए आप मुसालियत का काम शुरू कर दें। हुकूमत जिस तरह सुप्रीम कोर्ट कोशिश कर रही है, आप भी उन्हें पेशकश कर दें। नहीं, वो तो हम चाहते हैं कि वो तनाज़ा हल हो और वो फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाए, आपस में बैठें, और उसके लिए अगर किरदार हुकूमत को दाव करना पड़ता है तो हम इसके लिए हाजिर। अच्छा, ये जुलाई के मिड तक इलेक्शन ना कराने का क्या, क्यों नहीं इलेक्शन जुलाई के मिड में हो सकते? आपके ख्याल में ये जुलाई की तारीख क्यों दे रही है पीटीआई? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई ये चाहती है कि 16 सितंबर से पहले पहले इलेक्शन करवाए जाए। ये 16 सितंबर को क्या होना है? देखिए, एक अमूमी तासुर है और बहुत सारे वकला दोस्त जो मैं ऑब्वियसली बीइंग अ लॉयर, वो मुझे ये बात अक्सर बताते हैं कि 16 सितंबर को रिटायरमेंट है बंदयाल साहब की, और पीटीआई को बहुत सारी तवक्कुआत हैं चीफ जस्टिस साहब से, और वो चाहते हैं कि वो उनके बैठे हुए इलेक्शन हो, क्योंकि उनको उनके बैठे हुए एक सहूलत है, एक कंफर्ट है, इसीलिए वो जो आपको नहीं है, जो आपको नहीं है। हमें ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि जो अदालतों ने हमारे साथ किया मती साहब 4 साल की अपोजिशन में, अजमत सईद साहब रिटायर हो गए, मुझे उनसे ना कोई बुग़्ज़ है ना अनाद है। फिलहाल नामी एक आदमी था बेचारा, एलडीए का मुलाजिम, शिकागो यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, 2 साल उसकी बेल की एप्लीकेशन हियरिंग के लिए फिक्स नहीं की। फिलहाल की दवाई उसका नाम है, आहत चीमे की एप्लीकेशन 1.5 साल पड़ी रही। जो अदालतें हमारे साथ करती रही हैं हमारी जमानत की दरखास्तों के ऊपर, हमारे बाकी केसेस के ऊपर, तो जो स्पीडी जस्टिस इमरान खान साहब को मैसर हुआ है पाकिस्तान की तारीख में किसी को मैसर नहीं हुआ।
कि वो जिस तरह ड्राइव थ्रू होता है ना, तो आप गाड़ी लेके जाते हैं तो कहते हैं कि बर्गर के साथ एक एक्स्ट्रा लार्ज फ्राइज भी कर दें। जी जी, तो इसी तरीके से वो आप ये कह रहे हैं कि ये ड्राइव थ्रू जस्टिस मिलता रहा। बहुत शुक्रिया अता तारिक साहब, आपने सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम बात करेंगे कि आखिर 14 मई को इंतखाबात क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी तौर पे बता दिया है। ये कैसे हुआ है आपको वक्फे के बाद बताते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहली बार बाकायदा तौर पे सुप्रीम कोर्ट को तहरीरन बता दिया है कि 14 मई को इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं और बहुत कम वक्त रह गया है। और इसमें जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने, उस फैसले में बहुत से आइनी और कानूनी नकाइस हैं और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से नज़रसानी की इस्तदा की है और कहा है कि अपना फ़ैसला वापस लिया जाए, बल्कि ये अख्तियार इलेक्शन कराने का सुप्रीम कोर्ट का है ही नहीं। असद मलिक साहब, कानूनी तौर पे जो अब नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई है, तो एक तो इलेक्शन कमीशन ने शायद पहली बार एक ठोस आइनी मौक़िफ़ लिया है कि सुप्रीम कोर्ट का वो फ़ैसला गलत था। ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के फ़ौरन बाद कम से कम अपनी तरफ से उस फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया, शेड्यूल जारी किया, सब कुछ किया, मगर अब क्योंकि 21 अरब रुपए भी नहीं मिले, अफरादी कुव्वत भी नहीं मिली सिक्योरिटी के लिए, तो कैसे देख रहे हैं आप? समझते हैं कि चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल, जो आप जानते हैं कि 14 मई को कुछ नहीं हो सकता, क्या इसको तरजीही बुनियादों पे इस नज़रसानी दरख्वास्त का फैसला होना चाहिए, और अगर होगा भी तो क्या हो सकता है? देखिए मतीउल्ला जान साहब, आजकल जो हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ सिर्फ आइनी कानूनी दलाइल जो हैं वो काफ़ी नहीं होते, और चीज़ें भी बड़ी हैं। जुडिशल पॉलिटिक्स को भी मद्देनज़र रखना होता है, सिक्योरिटीज़ सारी चीज़ें देखना होती हैं। तो एक चीज़ होती है जो सामने नज़र आती है कि जी ये फाइल हो गई, ये हो गया, बस एक बिहाइंड द सीन भी कुछ मूव चल रही होती है। जैसे आपने देखा डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी एक CMA दायर की थी कि आप आर्डर रिकॉल करें, और इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त भी एक रिपोर्ट दी थी बड़ी, उसमें कहा था कि 70 के इलेक्शन जब हुए थे, तो जब अलग तो उसके कितने नुकसान हुए थे। तो उस वक्त जो है वो नहीं, ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट राज़ी नहीं है। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के पास और कोई चारा भी नहीं है कि वो इसको करे, तो फिर वो मुज़ाकरात भी जारी हैं। हाँ, उसका भी आउटकम का वेट वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन ऐसे नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ऐसे रिकॉल नहीं करेगी कुछ। फिर जजेस जो 2 सुप्रीम कोर्ट में नहीं लग रहे, और मामला जो हैं, एक जज के खिलाफ बहुत ज्यादा जो कंपेन चल रही है, आपके ख्याल में कोई बार्गेनिंग की जाएगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नए जजेस की तैनाती के लिए? मैं कोई बात मतलब आइन की तशरीह को आप मशरूत करेंगे? आप जो बात कर रहे हैं उससे तो लगता है कि आइन की तशरीह तो सिर्फ कहने की बात है। वो अब ये खुद कहा लॉ मिनिस्टर ने कि जी 2 जज हमने लगाए, हमें जनरल बाजवा साहब ने कहा लगा, ठीक है, ये बात उन्होंने दी है, लॉ मिनिस्टर ने की है। तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ अवामिल, ये मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो 184(3) में इतराज़ क्या आ रहा था, इसमें जजेस पहले माइंड बना के बैठे होते हैं कि ये हमने फैसला करना है, और ये सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है कि जी कैसे, यानी ये आर्गू किसने करना है, क्या करना है। हमने तो 12-13 साल में देखा है कि 184(3) में जो चीफ जस्टिस होते हैं, जो माजी में भी रहे हैं, जो भी, वो एक पहले माइंड प्री डिटरमिन बैठे होते हैं, और उस पे ही पाया तकमील तक वो सारी प्रोसीडिंग को चलाते हैं। चलें, अब देखें 14 मई ज़्यादा दूर भी नहीं है, जितना भी प्री डिटरमिन माइंड हो वो 14 मई तक तो कम से कम पता चल ही जाएगा कि 14 मई को इलेक्शन होते हैं या नहीं। मुजाद मसूद साहब, आज ही के दिन, एक ही दिन में एक आइनी इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहता है कि 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सकते, और आज ही के दिन तहरीक इंसाफ, एक सियासी जमात, सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त डालती है और उससे कहती है कि 10 दिन बाद जो 14 मई को इलेक्शन कराने का आपका हुक्म था, उस पर अमल दरामद कराया जाए। अब एक तरफ आइनी इदारा है, दूसरी तरफ सियासी जमात है। सुप्रीम कोर्ट किसकी दरख्वास्त को अहमियत दे, नज़रसानी को या एक दरख्वास्त को? मेरे ख्याल में भाई असनात ने बहुत बेहतर अंदाज में ये सूरत हाल वाज़ेह कर दी है। अता तारड़ साहब की तशरीफ आवी से पहले मती भाई, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब किसी मामले में एक से ज्यादा फ्रीक होते हैं तो अलायंसेस की जरूरत पेश आती है। असरार साहब ने फरमाया है कि भाई एक वक्त था जब जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत वक्त भी
उनमें बाहम तालमेल पाया जाता था। तो मैं अपने तौर पे जो कहता हूँ कि जमहूरी खुफ्तन दीवार के साथ लगी हुई थी। तो मिलिट्री साइंस की फंडामेंटल्स में ये बात शामिल है कि जब आपको मौका मिले तो आप इनिशिएटिव लेते हैं। जब जहाँ आप कमजोर कोई चिंक आपको नजर आता है वहां पे आप अपना दबाव डालते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बात दुरुस्त है कि पार्लियामेंट का जो मौजूदा जोशो खरोश है, ये बाहर तो साफ नजर आ रहा है कि मौका से फायदा उठाया जा रहा है। लेकिन ये फायदा क्यों ना उठाया जाए? क्या पार्लियामेंट इस मुल्क में बालादस्त इदारा नहीं है? अवाम की हुक्मरानी का इस्तारा और निशान पार्लियामेंट नहीं है? क्या पार्लियामेंट के साथ नाइंसाफियां नहीं हुई? वज़राए आज़म को राइजिंग ऑफ द कोर्ट नाहल करार देके घर नहीं भेजा गया? मेरी राय में पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं, जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, ये उनका भी उतना ही लेजिटिमेट हक है। आपको याद है एक ऐसा वक्त भी इस मुल्क में आया जब हमीद गुल सिरोही साहब चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ, आप वो उहदा कहीं नहीं गिराया था, लेकिन उस वक्त सिरोही साहब जो है वो बड़े एक्टिव थे 1990 में। और असलम बेग साहब और गुलाम इसहाक खान साहब, और क्या किया जा रहा था बेनजीर भुट्टो के साथ, और उसके बाद क्या किया जा रहा था नवाज शरीफ साहब के साथ। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में जो जमहूरी मगर उससे पहले तमगा जमहूरियत अता किया जा चुका था जनरल असलम बेग को। वो सिर्फ तमगा जमहूरियत ही अता नहीं किया गया। मेरे भाई शहबाज शरीफ साहब और उनके हमरा एक और साहब गए थे, और उन्होंने परवेज मुशर्रफ साहब को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी बना दिया। दैट वाज अर्लियर डेज ऑफ अक्टूबर 99। यानी एक साहब एक ही वक्त में आर्मी के चीफ भी थे और चेयरमैन चीफ ज्वाइंट स्टाफ कमेटी भी थे। तो ये आप जो फरमा रहे हैं, मैंने भी जरा फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन बताया है। इसमें तो पॉलिटिकल पार्टीज कमजोर होती थी तो उनको जो है वो है, अब भी वैसे वो कमजोर ही हैं। कोई ऐसी ताकत, ऐसी कोई अनहोनी उनके पास नहीं आ गई। मामूली सी विंडो है, जब तक वो है शायद उसमें से कुछ नहीं। तो आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के पास अब इज्जत बचाने का क्या रास्ता है? 10 दिन बाद 14 मई है और इलेक्शन के कोई आसार नहीं है। इलेक्शन की कोई आसार नहीं है। मेरे ख्याल में जो 22 फरवरी को सुमोटो नोटिस लिया गया था, सुप्रीम कोर्ट सियासत को खुद कमरा अदालत में लेके आई। ये तो आपको याद है ना, अगर गलत हूं तो मुझे ठीक कर दीजिएगा कि इलेक्शन के दो सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 22 फरवरी को सुमोटो एक्शन के जरिए जो है वो टेकअप किया। तो सियासत को तो खुद लेके आए हैं ना कमरा अदालत में। आप कह रहे हैं कि जी सियासत ने जो है वो अदालत का माहौल आलूदा कर दिया है। साहब ये जिम्मेदारी अब आप उठाइए ना, ये आपने किया था। कैसे जिम्मेदारी उठाएं? आपके ख्याल में क्या सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस का फैसले पे अगर अमल दरामद नहीं होता, और इसकी वजह वो खुद सुप्रीम कोर्ट भी है और दूसरे इदारे भी हैं, तो फिर क्या करना चाहिए चीफ जस्टिस को? क्या करना चाहिए? और वो माजी भी है जिसमें हमने यक वक्त जो है वो वजीर आला को बजा तौर पे ये इस्तेहकाक मौजूद है कि वो जब चाहे सूबाई असम्बली डिसॉल्व कर सकता है। लेकिन फिर हमने निगरान हुकूमतों का एक अजीबुल खलकत बच्चा भी जन्म दे रखा है। 228 सीटें पंजाब और केपी की कौमी असम्बली की तो ऐसी हुकूमत के मातहत हो रही हो जिसके पास 5 बरस का मैंडेट। इलेक्शन कमीशन ने भी यही बात अपनी नजरसानी की दरख्वास्त में की है। मैं हैरान हूँ इलेक्शन कमीशन ने ये बात इतनी देर से क्यों की है? ये तो डे 1 में नजर आना चाहिए। असल में पहले भी तकरीबन की जा रही थी, लेकिन उस वक्त शायद सुनने के मूड में नहीं थे कुछ लोग। बहरहाल बहुत शुक्रिया वजाहत मसूद साहब और हसनात मलिक साहब। बात सिर्फ इतनी सी है कि 3 बार 9-0 के हिंसे ने पाकिस्तान को धोखा दिया है। पहले ये 9-0 जो था वो माशाल्लाह से जनरल ज़िया-उल हक के मार्शल लॉ के बाद आया, जब जनरल ज़िया-उल हक ने कहा 90 दिन में इलेक्शन कराएंगे। और फिर जनरल ज़िया-उल हक के उस 9-0 के बाद कराची में एक 9-0 ने जन्म लिया, जिससे सियासी अदम इस्तेहकाम के शिकार हुआ ये मुल्क। और अब एक तीसरा 9-0 जो कि हमारे आइन में दरियाफ्त किया गया है कि 90 दिन में इलेक्शन कराना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखें खुदा न खास्ता ये कोई नया 9-0 ना निकल आए, और 14 मई हमारी उम्मीद है कि पुरअमन तरीके से गुजर जाएगा। वैसे ही जैसे 90 दिन गुजर गए आइन के मुताबिक, तो सुप्रीम कोर्ट के जो मज़ीद 14 दिन हैं उनको भी आइन के मुताबिक
पुरअमन तरीके से ही गुजरना चाहिए। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।